आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कई लोगों के लिए बचपन की डरावनी यादों जैसा है। गणित। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी के लिए हैं, पर वो हमें कुछ बहुत गहरा सिखाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि गणित को कैसे पढ़ाया जाए ताकि वो डर नहीं बल्कि एक खोज बन जाए। आज का हमारा मिशन है इन स्रोतों से उन तरीकों को निकालना जो बच्चों के दिमाग में गणित के लिए वो नफरत की जगह जिज्ञासा पैदा कर सकें। बिल्कुल। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। ये समझना कि गणित कैसे सीखा और सिखाया जाता है हमारे अपने गणित के डर को भी दूर कर सकता है। हम आज बात करेंगे कि गणित का असली स्वभाव क्या है, क्यों ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, और कैसे जॉर्ज पोलिया और वैन हील जैसे विचारकों ने हमें इसे सिखाने का एक नक्शा दिया है। ये एक तरह से गणित की क्लासरूम के पीछे की साइकोलॉजी को समझने जैसा है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये गणित नाम का विषय आखिर है क्या। आमतौर पर तो हम इसे जोड़, घटा, गुणा, भाग बस यही समझते हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्रोत कहते हैं कि ये तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। गणित की असली प्रकृति वो तार्किक है, लॉजिकल। ये पैटर्न्स यानी कि प्रतिमानों और संबंधों का अध्ययन है। इसकी भाषा बहुत सटीक होती है और ये डिडक्टिव रीजनिंग पर चलता है, जहां आप एक जनरल रूल से किसी खास नतीजे पर पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात इसकी अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट प्रकृति है। अमूर्त, इसे थोड़ा और आसान करेंगे, क्योंकि गणित की किताबों में तो हमें अंक और आकृतियां दिखती हैं जो मूर्त यानी कंक्रीट लगती हैं। जरूर। देखिए, जो अंक 5 हम कागज पर लिखते हैं वो असल में 5 चीजों के आइडिया का एक सिंबल है। अच्छा। वो आइडिया अमूर्त है, हम उसे छू नहीं सकते। इसीलिए तो छोटे बच्चों को गणित सिखाने के लिए हमें कंकड़ या ब्लॉक्स या उंगलियों जैसी मूर्त चीजों का सहारा लेना पड़ता है। हम इन मूर्त चीजों से उस अमूर्त विचार तक का एक पुल बनाते हैं। और इसी से जुड़ी एक और अहम बात है जिसे एनसीएफ 2005 में गणित का लंबा आकार कहा गया है। गणित का लंबा आकार, टॉलर शेप ऑफ मैथमेटिक्स, ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसे एक इमारत की तरह सोचिए। ठीक है। आप दूसरी मंजिल तब तक नहीं बना सकते जब तक पहली मंजिल की नींव और दीवारें मजबूत न हो। गणित में भी बिल्कुल यही होता है। इसकी प्रकृति पदानुक्रमित हायरार्किकल है। अवधारणाएं एक दूसरे पर बनी होती हैं। अच्छा। अगर किसी बच्चे को जोड़ घटाओ पहली मंजिल ठीक से नहीं आता तो वो गुणा भाग यानी दूसरी मंजिल कभी भी आत्मविश्वास से नहीं कर पाएगा। और अगर वो कमजोर रह गया तो बीज गणित यानी एल्जेब्रा की इमारत तो शुरू होने से पहले ही ढह जाएगी। इसीलिए गणित में कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ना या रटना बहुत बहुत खतरनाक होता है। समझ गया। मतलब गणित एक चेन की तरह है जिसकी हर कड़ी का मजबूत होना जरूरी है। और ये सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी तो इन्हीं सिद्धांतों पर चलती है। बिल्कुल। सुबह उठने के लिए अलार्म लगाने से लेकर सब्जी खरीदने, बजट बनाने या फिर क्रिकेट में रन रेट समझने तक। हाँ, हर जगह गणित है। ये समस्याओं को हल करने का एक ढांचा देता है। और यहीं पर जॉर्ज पोलिया का समस्या समाधान मॉडल तस्वीर में आता है। हाँ, दोनों स्रोतों में इसका जिक्र है। ये किसी भी गणितीय समस्या को हल करने का एक 4 चरणीय तरीका बताता है। लेकिन ये सुनने में तो बहुत सैद्धांतिक लगता है। क्या ये असल क्लासरूम में व्यवहारिक है? जहाँ एक टीचर को 40 बच्चों को एक साथ संभालना होता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पोलिया का मॉडल सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, ये सोचने का एक तरीका सिखाता है। इसका लक्ष्य बच्चों को स्टेप्स रटाना नहीं बल्कि उन्हें एक व्यवस्थित विचारक बनाना है। ठीक है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए समस्या है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। उसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 5 रुपए प्रति मीटर है। तो कुल खर्च कितना होगा? ठीक है, एक सामान्य सा सवाल है। तो इस पर पोलिया का मॉडल कैसे काम करेगा? पहला चरण है समस्या को समझना, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। यहाँ बच्चा सिर्फ नंबरों को नहीं देखेगा, वो खुद से पूछेगा, मुझे क्या पता है, लंबाई और चौड़ाई, मुझे क्या ढूंढना है, कुल खर्च। खर्च कैसे निकलेगा? हाँ, खर्च कैसे निकलेगा? बाड़ की कुल लंबाई को प्रति मीटर खर्च से गुणा करके। और बाड़ की कुल लंबाई क्या होती है? पार्क का परिमाप। इस चरण में ही आप देखिए आधी समस्या हल हो जाती है। ओके, तो पहले सवाल को पूरी तरह से खोलकर समझना है। इसके बाद दूसरा चरण, एक योजना तैयार करना, डिवाइज अ प्लान। हाँ,
अब बच्चा रणनीति बनाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं परिमाप का फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। फिर जो जवाब आएगा उसे 5 से गुणा कर दूंगा। तीसरा चरण है योजना को कार्यान्वित करना, कैरी आउट द प्लान, यानी असल में कैलकुलेशन करना। 2 गुणा 10 जमा 8 मतलब 36 मीटर, और फिर 36 गुणा 5 यानी 180 रुपए। बिल्कुल। और फिर आता है चौथा और आखिरी चरण, पुनः जांचना, लुक बैक। ज्यादातर बच्चे तो जवाब मिलते ही आगे बढ़ जाते हैं। ये चरण इतना जरूरी क्यों है? यहीं पर पोलिया का असली जादू है। ये चरण बच्चों को सिर्फ एक सवाल हल करने वाले से एक असली गणितज्ञ बनाता है। लुक बैक का मतलब सिर्फ उत्तर जांचना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है सोचना, क्या मेरा जवाब मंतकी है? क्या इसे हल करने का कोई और तरीका था? क्या मैं इस सवाल से कुछ सीखा जो किसी दूसरे सवाल में काम आ सकता है? शायद बच्चा सोचे, ओ मैं 10 + 8 + 10 + 8 भी तो कर सकता था। अच्छा, ये सोच ही मेटाकॉग्निशन है, यानी अपनी सोच के बारे में सोचना। यही वो स्किल है जो हमें चाहिए। वाह, ये तो समस्या को हल करने के पूरे अनुभव को ही बदल देता है। ये सिर्फ क्या नहीं बल्कि कैसे और क्यों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। जी। तो हमने गणित के तार्किक स्वभाव और उसे हल करने के एक व्यवस्थित तरीके को समझा। लेकिन सवाल यह है कि इस सैद्धांतिक बात को जमीन पर यानी चंचल बच्चों से भरी क्लासरूम में दिलचस्प कैसे बनाया जाए? बहुत सही सवाल, और इसका जवाब है खेल, गतिविधियां और ठोस वस्तुएं। यहीं पर जियोबोर्ड, टेनग्राम और डॉट पेपर जैसे उपकरण हमारी मदद करते हैं। ये सिर्फ खिलौने नहीं है, ये गणितीय विचारों के लिए खेल का मैदान है। मैंने इनके बारे में पढ़ा है। जियो बोर्ड जिस पर कीलें लगी होती हैं और बच्चे रबर बैंड से आकृतियां बनाते हैं। लेकिन एक डर ये भी तो रहता है कि कहीं बच्चे इन उपकरणों को सिर्फ खिलौना समझकर खेलते ही ना रह जाएं। गणित का असल कॉन्सेप्ट उन तक पहुंचेगा, इसकी क्या गारंटी है? ये डर बिल्कुल जायज है, और यहीं पर एक अच्छे शिक्षक की भूमिका आती है। शिक्षक का काम सिर्फ जियोबोर्ड देना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना है। सोचिए, आप एक बच्चे को परिमाप यानी पेरीमीटर सिखाना चाहते हैं। फॉर्मूला रटाने के बजाय आप उसे जियोबोर्ड पर रबर बैंड से एक आयत बनाने को कहते हैं और पूछते हैं, इस रबर बैंड को अगर सीधा करें तो ये कितना लंबा होगा। बच्चा कीलों के बीच की दूरी को गिनकर खुद ही परिमाप के कॉन्सेप्ट तक पहुंच जाता है। अरे वाह, ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये तो खोज है। बिल्कुल। और 10 ग्राम के बारे में क्या? वो जो 7 टुकड़ों वाली चीनी पहेली होती है। 10 ग्राम स्थानिक समझ मतलब स्पेशल अंडरस्टैंडिंग विकसित करने के लिए एक बेहतरीन उपकरण है। जब बच्चे उन 60 टुकड़ों से एक बिल्ली या एक नाव बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो असल में क्या कर रहे होते हैं? क्या? वे अपने दिमाग में आकृतियों को घुमा रहे होते हैं, उन्हें जोड़ रहे होते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि कैसे अलग अलग आकृतियां मिलके एक बड़ी आकृति बना सकती हैं। मैंने तो इसे हमेशा बस एक पहेली ही समझा था। पर ये तो बच्चों के दिमाग में ज्यामिति की नींव रख रहा है। ज्यामिति की बात चली है तो आकृतियों को समझने की प्रक्रिया पर भी स्रोतों में काफी कुछ कहा गया है। वैन हील का सिद्धांत। हाँ, वैन हील का सिद्धांत, और ये शिक्षकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। ये बताता है कि बच्चे ज्यामिति चरणों में सीखते हैं और आप किसी बच्चे को सीधे चौथे चरण पर नहीं ले जा सकते। इसके शुरुआती 3 स्तर बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला स्तर है विजुअलाइजेशन या चाक्षुषीकरण। बिल्कुल। इस स्तर पर बच्चा आकृतियों को उनके गुणों से नहीं बल्कि उनकी शक्ल से पहचानता है। मतलब वो रोटी को देखकर गोल कहेगा और समोसे को देखकर कहेगा ये त्रिभुज जैसा है। अगर आप एक त्रिभुज को उल्टा करके रख दे तो शायद वो उसे त्रिभुज मानने से इनकार कर दे। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में त्रिभुज की एक खास तस्वीर बनी हुई है। वो ये नहीं कहेगा कि इसकी 3 भुजाएं हैं, वो कहेगा ये समोसे जैसा दिखता है। ठीक है, ये तो बहुत शुरुआती समझ है। इसके बाद आता है स्तर 1, विश्लेषण, एनालिसिस। हाँ, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, वो आकृतियों के गुणों पर ध्यान देने लगता है। वो बता सकता है कि आयत में 4 भुजाएं होती हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा। वो गुणों की लिस्ट बना सकता है, लेकिन अभी भी वो विभिन्न आकृतियों के बीच संबंध नहीं बना पाता। उसके लिए एक वर्ग और एक आयत 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और फिर आता है स्तर 2, अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। यहीं पर असली समझ विकसित होनी शुरू होती है ना? एकदम सही। इस स्तर पर बच्चा गुणों के बीच तार्किक संबंध बनाना शुरू कर देता है। वह ये समझ सकता है कि
चूंकि वर्ग में आयत के सभी गुण होते हैं, 4 भुजाएं, 4 समकोण, आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसलिए हर वर्ग एक आयत भी होता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक उछाल है। बिल्कुल। और एक शिक्षक के लिए ये जानना कि उसका छात्र किस स्तर पर है बहुत जरूरी है। आप स्तर 0 के बच्चे को स्तर 2 की बातें नहीं समझा सकते, वो निराश हो जाएगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सिर्फ ज्यामिति नहीं, शायद संख्याओं पर भी लागू होता होगा। स्रोतों में प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स की बात की गई है, मतलब गिनती सिखाने से पहले भी कुछ सिखाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। हम अक्सर बच्चों को सीधे 1 2 3 रटाना शुरू कर देते हैं। ये गलत है। उससे पहले उन्हें मिलान यानी मैचिंग, वर्गीकरण यानी सॉर्टिंग और क्रम में लगाना, ऑर्डरिंग सिखाना चाहिए। जैसे जितने चम्मच है उतनी ही कटोरियां रखो, ये मिलान है। या सारी लाल गेंदों को इस टोकरी में डालो, ये वर्गीकरण है। या इन छड़ियों को छोटे से बड़े के क्रम में लगाओ। अच्छा, ये गतिविधियां संख्या की समझ की नींव रखती हैं। और इसी से जुड़ा एक और भारी भरकम शब्द है, पदानुक्रमिक समावेशन, हायरार्किकल इंक्लूजन। इसका क्या मतलब है? ये सुनने में मुश्किल लगता है, पर इसका विचार बहुत सुंदर है। इसका मतलब है ये समझना कि एक बड़ी संख्या में छोटी संख्याएं शामिल होती हैं। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि 5 के बाद 6 आता है। ये समझना है कि 5 के अंदर 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। ये संख्याओं को एक रूसी गुड़िया की तरह देखना है, जहां बड़ी गुड़िया के अंदर छोटी गुड़िया होती है। वाह! जब बच्चा ये समझ जाता है तो उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती। वो संख्याओं के बीच का संबंध महसूस करने लगता है। और जब हम ये सब सिखा रहे होते हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि बच्चा सही से सीख रहा है या नहीं? यहाँ मूल्यांकन की भूमिका आती है। स्रोतों में योगात्मक और रचनात्मक आकलन के बीच एक स्पष्ट अंतर बताया गया है। हाँ, और ये गणित शिक्षा का एक बहुत ही संवेदनशील पहलू है। योगात्मक आकलन, जो साल के अंत में होने वाली परीक्षा जैसा है, वो हमें सिर्फ ये बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा या नहीं सीखा। ये एक तरह का पोस्टमार्टम है। लेकिन रचनात्मक आकलन सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। ये एक डॉक्टर के रेगुलर चेकअप जैसा है। इसका मकसद बच्चे को पास या फेल का ठप्पा लगाना नहीं है, बल्कि ये पहचानना है कि उसे कहाँ मदद की जरूरत है। और यहीं पर बच्चों द्वारा की गई गलतियों का महत्व भी आता है। आमतौर पर हम गलतियों को असफलता के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी गलती है। स्रोत कहते हैं कि बच्चों की गलतियां खिड़कियां हैं, जो हमें उनके सोचने के तरीके की झलक देती हैं। मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण याद है। एक बच्चे को 4.9 और 4.78 में से बड़ी संख्या चुनने को कहा गया। उसने तुरंत 4.78 को चुना, क्योंकि उसे लगा कि 78 9 से बड़ा है। ठीक यही। उसने एक नियम सीखा था कि ज्यादा अंकों वाली संख्या बड़ी होती है, जैसे 100 10 से बड़ा है। उसने उसी नियम को दशमलव पर भी लागू कर दिया। अच्छा, ये उसकी लापरवाही नहीं, ये एक ओवर जनरलाइजेशन त्रुटि है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बच्चा सीखता है कि एस लगाने से चीजें ज्यादा हो जाती हैं, तो वो चाइल्ड का चाइल्ड्स कर देता है। सही। एक अच्छे शिक्षक का काम बच्चे को डांटना नहीं, बल्कि इस वैचारिक त्रुटि को समझना और उसे सही सामग्री या उदाहरण से दूर करना है। तो कुल मिलाकर ये सारी चर्चा हमें एक ही बिंदु पर लाती है। गणित की शिक्षा सिर्फ सही उत्तर पाने के बारे में नहीं है, ये सोच का गणितीयकरण करने के बारे में है। ये तार्किक सोच विकसित करने, समस्याओं को कई तरीकों से हल करने के अवसर देने और सबसे जरूरी गणित के प्रति भय को दूर करने के बारे में है। और ये आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। क्यों? जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहती है, हमें बच्चों में गणितीय और कंप्यूटेशनल सोच को बढ़ावा देना होगा। क्यों? क्योंकि यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डेटा साइंस जैसी भविष्य की तकनीकों का आधार है। हम बच्चों को सिर्फ कल की परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल की दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। ये एक दिलचस्प विचार छोड़ जाता है। हमने आज बात की कि गणित कैसे सिखाया जाना चाहिए, खेल के जरिए, खोज के जरिए, तर्क के जरिए। लेकिन जैसे जैसे AI और मशीन लर्निंग हमारी दुनिया में और अधिक एकीकृत होते जा रहे हैं, जो पलक झपकते ही जटिल से जटिल गणनाएं कर सकते हैं, तो क्या हमें बच्चों को गणित सिखाने के तरीके को मौलिक रूप से बदलने की जरूरत है? क्या भविष्य में समस्या समाधान का मतलब मानव रचनात्मकता और मशीन गणना का एक मिलाजुला प्रयास होगा?
और अगर ऐसा है तो हम अपनी क्लासरूम में बच्चों को किस कौशल के लिए तैयार करें, इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। अंदर में एक बहुत गहरी छलांग लगाने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास एनसीईआरटी की 6ठी से 8वीं क्लास के विज्ञान की किताबों पर आधारित कुछ नोट्स हैं और हमारा मिशन है कि कुछ भी छूटे नहीं। हाँ। मतलब जीव विज्ञान की सबसे छोटी कोशिका से लेकर भौतिकी के विशाल ब्रह्मांड तक हर चीज को जोड़कर देखना है। बिल्कुल, ये सिर्फ स्कूल के सबक नहीं है, ये वो नियम है जिनसे हमारी दुनिया चलती है। हम सब ने स्कूल में रटा है ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। हाँ, ये तो सबको याद है। पर आज हम इस पर भी बात करेंगे कि ये पावर हाउस शायद अरबों साल पहले एक अलग ही जीव था। क्या? हाँ, जो हमारी कोशिकाओं में आकर रहने लगा, तो हम सिर्फ क्या नहीं बल्कि उसके पीछे की कहानी को समझेंगे। वाह, ये तो शुरू होने से पहले ही दिलचस्प हो गया। तो चलिए इसी कोशिका से शुरू करते हैं। पौधे और जानवर दोनों में कोशिकाएं होती हैं, पर फर्क क्या है इनमें? आप ऐसे सोचिए कि जंतु कोशिका एक लचीले थैले जैसी है, ठीक है। लेकिन पादप कोशिका एक डिब्बे की तरह है। उसके बाहर एक सख्त दीवार होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अच्छा, जो उसे आकार देती होगी। बिल्कुल, आकार और सहारा। और दूसरा बड़ा फर्क है पौधों में मौजूद लवक या प्लास्टिड्स। इनमें क्लोरोफिल होता है, वही हरा पदार्थ जो पौधों के लिए खाना बनाता है। और इसी खाने को मतलब ऊर्जा में बदलने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। लेकिन आपने जो बात कही कि वो कभी एक अलग जीव था, वो तो हैरान करने वाली है ना? इसका मतलब हमारी कोशिकाओं के अंदर एक और जीव रहता है जिसका अपना डीएनए भी है। कमाल है। हाँ, और हमारी एनर्जी के लेवल से लेकर उम्र बढ़ने तक सब कुछ इन छोटे पावर हाउस की सेहत पर ही निर्भर करता है। अब देखिए, इस कोशिका को ऊर्जा चाहिए और वो आती है पोषण से। और यहाँ पौधे हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। मुझे इसका केमिकल फॉर्मूला तो याद नहीं, पर प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प है। फॉर्मूले को भूल जाइए, इसे एक जादुई रसोई की तरह सोचिए। रसोई? हाँ, पौधे सूरज की रोशनी की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, हवा से हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और जमीन से पानी खींचते हैं। और इन 3 साधारण चीजों से वो अपने लिए ग्लूकोज यानी भोजन बना लेते हैं। और इस प्रक्रिया का एक बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। सोचिए, पौधे हमारे छोड़े हुए धुएं को हमारे लिए सांस में बदल देते हैं। लेकिन सारे पौधे इतने सीधे साधे नहीं होते ना। मैंने कुछ मांसाहारी पौधों के बारे में भी सुना है। हाँ, जैसे घटपर्णी या पिचर प्लांट। ये ऐसी मिट्टी में उगता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। अच्छा। तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ये कीड़ों को फंसाकर उन्हें पचा जाता है। फिर अमरबेल जैसे परजीवी हैं, वो जो पेड़ों पर पीली पीली बेल लिपटी होती है, उनका बनाया हुआ भोजन चूस लेती है। और एक बहुत सुंदर रिश्ता है लाइकेन का, जिसमें फंगस और शैवाल एक साथ रहते हैं। एक घर देता है, दूसरा खाना बनाता है। वाह, पार्टनरशिप का बेहतरीन उदाहरण। बिल्कुल। कमाल है। अब पौधों से इंसानों पर आते हैं। हम तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जैसी चीजें चाहिए। नोट्स में इन्हें पहचानने के कुछ टेस्ट भी दिए हैं, जैसे वसा के लिए कागज पर रगड़ो, तेल का धब्बा आ गया तो वसा है। ये तो बहुत सरल है। हाँ, स्कूल के लेवल पर ये एक आसान तरीका है, पर ये हमें एक अंदाजा जरूर देता है। इसी तरह खाने पर आयोडीन डालने से अगर वो नीला काला हो जाए तो उसमें स्टार्च है, और कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा से बैंगनी रंग आए तो प्रोटीन। बिल्कुल, ये खाने में जासूस की तरह काम करते हैं। और इन पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है, ये भी हम सबने सुना है। जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। हाँ, ये बीमारी सदियों तक नाविकों के लिए एक भयानक सपना थी, जब तक उन्हें ये पता नहीं चला कि खट्टे फल खाने से इसे रोका जा सकता है। सही बात है। इसी तरह विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हमारा शरीर धूप में ये विटामिन खुद बनाता है, जो दिखाता है कि हम अपने पर्यावरण से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और आयरन की कमी से एनीमिया, जिसमें बहुत थकान महसूस होती है। हाँ, क्योंकि खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। तो ठीक है, हमने खाना खा लिया, पोषक तत्व मिल गए, अब शरीर उसे इस्तेमाल कैसे करता है? यहीं से पाचन तंत्र की कहानी शुरू होती है। ये एक तरह की असेंबली लाइन है। मुंह में लार खाने के स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देती है। पीठ में पहुंचकर खाना एसिड के एक तालाब में गिरता है, जहां सारे कीटाणु मर जाते हैं। फिर खाना छोटी आंत में पहुंचता है और यहीं पर असली जादू होता है। छोटी आंत। नोट्स में लिखा है कि यहाँ विली या दीर्घ रोम होते हैं। ये क्या है? सोचिए कि छोटी आंत के अंदर की दीवार एक तौलिए की तरह है,
जिस पर हजारों छोटे छोटे धागे हैं। अच्छा। ये धागे पोषक तत्वों को सोखने के लिए सतह का क्षेत्रफल इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि अगर इसे पूरा फैलाया जाए तो ये एक टेनिस कोर्ट के बराबर हो जाएगा। क्या? एक टेनिस कोर्ट जितना एरिया हमारी छोटी आंत में? ये तो अविश्वसनीय है ना? इसी विशाल सतह से हमारा शरीर सारे जरूरी पोषक तत्वों को खून में खींचता है। और जो बच जाता है वो बड़ी आंत में चला जाता है, जहां से पानी सोख लिया जाता है। तो अब पोषक तत्व खून में आ चुके हैं, उन्हें पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है? ये काम है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसका हीरो है हमारा दिल, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है खून। खून में लाल कोशिकाएं यानी आरबीसी ऑक्सीजन की टैक्सी हैं। सफेद कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के सैनिक हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। और प्लेटलेट्स जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाते हैं। बिल्कुल। मुझे हमेशा लगता था कि धमनियों मतलब आर्टरीज में हमेशा साफ खून होता है और शिराओं यानी वेन्स में गंदा खून। ये एक बहुत आम धारणा है और ज्यादातर मामलों में सही भी है, लेकिन शरीर में एक बहुत ही चालाक अपवाद है। अपवाद? हाँ, हमारे फेफड़ों का सर्किट। दिल से फेफड़ों तक जो धमनी गंदा खून ले जाती है वो इस नियम का अपवाद है। अच्छा। और फेफड़ों से साफ होकर जो खून शिरा के जरिए दिल में वापस आता है वो भी अपवाद है। वहां ये नियम पूरी तरह से उल्टा हो जाता है। समझ गया। तो ऑक्सीजन खून में आ गई, लेकिन शरीर इस ऑक्सीजन का करता क्या है? यहीं पर श्वसन या रेस्पिरेशन का काम आता है। हाँ, और श्वसन सिर्फ सांस लेना नहीं है, ये वो प्रक्रिया है जिससे हमारी कोशिकाएं ग्लूकोज और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ऊर्जा पैदा करती हैं। इसे वायवीय या एरोबिक श्वसन कहते हैं। ठीक है। लेकिन कभी-कभी जब हम बहुत ज्यादा दौड़ते या कसरत करते हैं तो मांसपेशियों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और तब पैरों में भयानक दर्द होता है, क्रैम्प्स। वही, उस समय हमारी मांसपेशियां बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा बनाने लगती हैं और इस प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड बनता है। ओह, अच्छा, तो उस दर्द की वजह ये लैक्टिक एसिड है? हाँ, यही एसिड मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द की वजह है। ये आपकी मांसपेशियों का शरीर को ये बताने का तरीका है कि भाई मुझे ऑक्सीजन कम पड़ गई थी। समझ गया। शरीर में इतनी सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं तो जाहिर है कचरा भी बनता होगा। उसे कौन साफ करता है? उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन फिल्टर सिस्टम है, हमारी किडनियां यानी वृक्क। ये दिन रात खून को छानकर उसमें से यूरिया जैसे जहरीले पदार्थ निकालकर मूत्र के रास्ते बाहर फेंक देती हैं। और अगर ये फिल्टर काम करना बंद कर दें तभी डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि हमारा शरीर एक अविश्वसनीय जैविक मशीन है, लेकिन ये मशीन बनी किस चीज से है? इसके पुर्जे क्या हैं? ये समझने के लिए हमें कोशिका से भी गहरे स्तर पर जाना होगा। हाँ, अणुओं और परमाणुओं की दुनिया में, और यहीं से रसायन विज्ञान की कहानी शुरू होती है। और रसायन विज्ञान की शुरुआत करते हैं हमारे स्वाद से। अम्ल यानी एसिड्स जो खट्टे होते हैं, जैसे नींबू या दही, और क्षार यानी बेस जो कड़वे और साबुन जैसे चिकने होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। और इन्हें पहचानने के लिए लिटमस पेपर के अलावा हमारे किचन में भी जासूस मौजूद हैं, जैसे हल्दी। हाँ, हल्दी किसी क्षार जैसे साबुन के पानी के संपर्क में आते ही लाल हो जाती है। सही बात है। और जब ये दोनों दुश्मन यानी अम्ल और क्षार मिलते हैं तो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। इसे उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है चींटी का काटना। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। अगर उस पर कैलामाइन लोशन जो एक क्षारक है लगा लें तो जलन तुरंत शांत हो जाती है। वाह! अब पदार्थों को एक और तरीके से देखते हैं, धातु और अधातु। धातुएं मतलब लोहा, सोना, तांबा। इनकी गुण तो हमें पता है, चमक, कठोरता, करंट पास होना की तरह तरल होता है। या सोडियम जो इतना नरम है कि उसे मक्खन की तरह चाकू से काट सकते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है वो कार्बन यानी एक अधातु है, फिर भी उसमें से करंट पास हो सकता है। और कुछ धातुएं तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। मैंने सुना है सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। हाँ, क्योंकि अगर उसे बाहर रखें तो वो हवा और पानी से इतनी तेजी से क्रिया करता है कि उसमें आग लग सकती है। ओहो। और धातुओं की अपनी एक दुनिया है जिसमें कुछ ज्यादा ताकतवर होते हैं और कुछ कमजोर, जैसे जिंक लोहे और तांबे से ज्यादा ताकतवर है। तो अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डाल दें तो वो कॉपर को वहां से हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा और घोल का रंग उड़ जाएगा। वाह, ये तो स्कूल के प्लेग्राउंड जैसा है।
अब बात करते हैं बदलावों की, भौतिक और रासायनिक। बर्फ का पानी बनना भौतिक है क्योंकि पानी को वापस बर्फ बना सकते हैं। लेकिन दूध से दही बनना रासायनिक है क्योंकि दही से वापस दूध नहीं बना सकते। एकदम सही। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा कोई नई चीज बनती है जिसकी पहचान ही अलग होती है, जैसे लोहे पर जंग लगना। हाँ, जंग एक नया पदार्थ है। बिल्कुल। जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर आप मोमबत्ती की लौ को ध्यान से देखें तो उसका सबसे बाहरी हिस्सा जो नीला दिखता है सबसे गर्म होता है। अच्छा, मुझे लगता था पीला वाला सबसे गर्म होता होगा। नहीं, बीच का पीला हिस्सा कम गर्म और सबसे अंदर का काला हिस्सा सबसे ठंडा होता है, जहां मोम जल नहीं पाता। तो हमने जान लिया कि चीजें किस चीज से बनी हैं और कैसे बदलती हैं, पर ये चलती कैसे हैं, इन पर कौन सी अदृश्य ताकतें काम करती हैं। अब हम भौतिकी की दुनिया में कदम रखते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं बल, दाब और घर्षण से। दाब यानी प्रेशर। हाँ, दाब का फंडा बहुत सरल और मजेदार है। हाँ, दाब का मतलब है कि कोई बल कितने एरिया पर लग रहा है। सोचिए, एक कील का सिरा नुकीला क्यों होता है? ताकि वो आसानी से अंदर चली जाए। पर क्यों? क्योंकि जब हम हथौड़ा मारते हैं तो सारा बल उस छोटे से नुकीले सिरे पर लगता है, जिससे दाब बहुत ज्यादा हो जाता है और कील आसानी से अंदर चली जाती है। और इसीलिए कुली अपने सिर पर कपड़ा लपेटकर पगड़ी बना लेते हैं। बिल्कुल, ताकि बोझ का वजन ज्यादा एरिया पर फैले और सिर पर दाब कम लगे। बहुत बढ़िया। और घर्षण या फ्रिक्शन, वो बल जो हमेशा गति का दुश्मन होता है। हाँ, पर वो एक जरूरी दुश्मन है। बिना घर्षण के हम चल भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते। इसके भी प्रकार हैं। किसी रुकी हुई भारी अलमारी को धकेलना सबसे मुश्किल होता है, वो है स्थैतिक घर्षण। ठीक है। एक बार वो चलने लगे तो थोड़ा आसान हो जाता है, वो है सर्पी घर्षण। और अगर उसके नीचे पहिए लगा दें तो सबसे आसान हो जाता है, वो है लोटनिक घर्षण। इसीलिए पहियों का आविष्कार इतना बड़ा माना जाता है। बिल्कुल। अब ऊर्जा के दो सबसे आम रूपों पर आते हैं, प्रकाश और ध्वनि। हाँ। प्रकाश तो सीधी लाइन में चलता है, लेकिन हम उसे शीशों और लेंस से मोड़ सकते हैं। हाँ, और इनका इस्तेमाल हमारी जिंदगी बदल देता है। गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल यानी कॉनकेव मिरर होता है, जो रोशनी को दूर तक फैलाता है। और साइड मिरर में उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है। हाँ, जो चीजों को छोटा दिखाता है लेकिन ज्यादा बड़े एरिया को कवर करता है, ताकि पीछे का पूरा व्यू मिले। और ध्वनि, मुझे बस इतना पता है कि अंतरिक्ष में आवाज नहीं सुनाई देती, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम यानी हवा, पानी या ठोस की जरूरत होती है। अच्छा। इसकी रफ्तार सबसे तेज ठोस में होती है, उससे कम पानी में और सबसे धीमी हवा में। और आवाज के दो मुख्य गुण हैं, तारत्व यानी पिच और प्रबलता यानी लाउडनेस। जैसे मच्छर की भिनभिनाहट की पिच ज्यादा होती है, इसलिए वो तीखी लगती है, और शेर की दहाड़ की प्रबलता ज्यादा होती है, इसलिए वो तेज होती है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है कि अगर आवाज का आयाम मतलब एम्पलीट्यूड 2 गुना हो जाए तो उसकी प्रबलता 4 गुना बढ़ जाती है। ये तो कमाल है। बिल्कुल। अंत में बात करते हैं बिजली और चुंबकत्व की। बिजली के भी कई चेहरे हैं। वो हमें हीटर में गर्मी देती है तो विद्युत घंटी में चुंबकीय असर पैदा करके आवाज करती है। और इसका एक और रूप है विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाँ, सस्ती धातु पर सोने चांदी की परत चढ़ाना इसी से होता है, ताकि वो सुंदर भी दिखे और जंग से भी बची रहे। और चुंबक तो अपने आप में एक रहस्य है। बस इतना पता है कि विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं। तो हमने कोशिका से शुरू करके परमाणुओं, बलों और ऊर्जा तक का सफर तय कर लिया। अब आखिर में थोड़ा और जूम आउट करते हैं और अपने सौरमंडल पर एक नजर डालते हैं। हमारे सौरमंडल में भी कुछ अजीब किरदार हैं, जैसे शुक्र जो इतना चमकीला है और बाकी ग्रहों से उल्टी दिशा में घूमता है। हाँ, पूरब से पश्चिम की ओर। और शनि ग्रह, क्या ये सच है कि वो पानी में तैर सकता है? ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है। ये बिल्कुल सच है। शनि का घनत्व पानी से भी कम है। मतलब अगर हम कल्पना करें कि कोई इतना बड़ा महासागर है जिसमें शनि को रखा जा सके, तो वो उसमें एक बड़ी सी गेंद की तरह तैरेगा। ये तथ्य हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विचित्र और अद्भुत है। वाह! तो इन सब का क्या मतलब है? हमने जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी का एक तूफानी दौरा किया और देखा कि कैसे हमारे अंदर की एक कोशिका से लेकर आसमान के ग्रहों तक सब कुछ बुनियादी नियमों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से ले जाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया है। ये समझना कि पत्ता हरा क्यों है या आसमान नीला क्यों है,
या हमें कसरत के बाद दर्द क्यों होता है। हाँ, ये ज्ञान हमें अपने आसपास की दुनिया से और गहराई से जोड़ता है। बिल्कुल।